बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन एमसीक्यूज़ कुछ यूँ थी कि लाइट आती है और फिर लाइट की फॉर्म में ख़ारिज होती है, मतलब एनर्जी आती है और एनर्जी की फॉर्म में ख़ारिज होती है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको हम ल्यूमिनेसेंस भी कहते हैं, फास्फोरेसेंस भी कहते हैं, फ्लोरेसेंस भी कहते हैं। क्लियर? ये जो ल्यूमिनेसेंस की ऑप्शन आपको दिखाई दे रही होगी, ल्यूमिनेसेंस के दो टाइप्स हैं, फ्लोरेसेंस एंड फास्फोरेसेंस। क्लियर है? एक ही बात है, लेकिन सिंपल फ़र्क इस चीज़ में है कि देखें यहाँ पर लाइट थोड़ा मतलब ज़्यादा टाइम के लिए स्टे करती हैं और ये लाइट कम टाइम के लिए। तो देखिए आप इसे देख सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। क्लियर है? सो नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारी थी 38 MCQs कुछ यूँ थी। फाइंड एनर्जी इफ 5 photons absorbed by a body having frequency 310 raised to the power, देखें 310 raised to the power 10 हर्ट्ज, तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? तो देखें ये क्या है, एक बॉडी है जिसमें रेडिएशन एब्जर्व होते हैं, 5 फोटान एब्जर्व होते हैं। कितने फोटान? 5। और 5 हर फोटान की एनर्जी कितनी होती है? एच म्यू के बराबर होती है। क्लियर? तो अगर 5 होंगे तो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर है? तो कुछ यूँ कह रहे हैं कि अगर एक बॉडी में 5 फोटान एब्जर्व होते हैं और फोटान की फ्रीक्वेंसी कितनी हो? 310 रेज़ टू द पावर 10 हर्ट्ज हो। क्लियर है? तो इसकी एनर्जी कितनी होगी? एक बॉडी में 5 फोटान ये एब्जर्व होते हैं या खारिज होते हैं। 5 फोटान की बात हो रही है, तो देखिए इस तरह आप करेंगे, इसकी वैल्यू वो दे चुके होंगे तो कांस्टेंट है, मल्टीप्लाइड बाय ये भी कांस्टेंट वैल्यू है 6.626 10 रेज़ टू द पावर -34 जूल इनटू सेकंड मल्टीप्लाइड बाय 5। इससे जो आंसर आएगा वो क्या होगी? वो एनर्जी होगी जो 5 फोटान की होगी। तो मतलब ये है, अगर पेपर में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए कि 5 फोटान एब्जर्व होते हैं, 6, 7, 8 जितनी भी फोटान एब्जर्व होते हैं, आपके जहन में ये फार्मूला होना चाहिए कि एनर्जी एब्जर्व्ड आर रिलीज्ड इज इक्वल टू एन एच म्यू। क्लियर है? तो देखें ये दोनों वैल्यू तो कांस्टेंट है और इनकी वैल्यू मुख्तलिफ हो सकती हैं, मतलब इसके बढ़ने से एनर्जी भी बढ़ती है। ज़्यादा फोटान एब्जर्व होते हैं तो ज़्यादा फोटान खारिज होगी, सॉरी ज़्यादा एनर्जी, ज़्यादा फोटान, देखिए ज़्यादा फोटान एब्जर्व होंगे तो मतलब ये है कि ज़्यादा एनर्जी जज़ब होगी। क्लियर है? तो ये फार्मूला अप्लाई करें, एन मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकती हैं। ओके, इसके बाद हम बढ़ते हैं द यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट। यहाँ पर आप लोगों को प्लांक्स कांस्टेंट दिखाई दे रही हैं, ये प्लांक्स कांस्टेंट हैं, तो इसकी यूनिट वो पूछ रहे हैं कि क्या है, तो इसकी यूनिट जूल सेकंड है। जूल सेकंड है, इसकी यूनिट क्या है? जूल सेकंड। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। अच्छा, इसके बाद है हमारा ये थी ये जूल सेकंड वाली, ये MCQs नंबर 39 थी, 39। इसके बाद हम बढ़ते हैं MCQs नंबर 40। MCQs नंबर 40 की तरफ बढ़ते हैं। वो कुछ यूँ हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ सन हैविंग फ्रीक्वेंसी। देखिए सन से रेडिएशन आते हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी वो दे चुके हैं। तो अब वो कहते हैं कि फाइंड कर, देखिए ये सपोज़ क्या है, सन है, उससे रेडिएशन आते हैं और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है? फ्रीक्वेंसी उसकी है 310 रेज़ टू द पावर 6 मीटर साइकिल्स या सिंपल हर्ट्ज लिखते हैं, ये उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्लियर है? देन फाइंड वेव नंबर, तो वेव नंबर फाइंड करें। क्लियर है? तो इजी तरीका है, तो किस तरह करेंगे हम? देखिए सन से रेडिएशन आते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी इतनी है और वेव नंबर फाइंड करें। क्लियर है? हम जानते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, इस तरह है। अच्छा, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है 310 रेज़ टू द पावर 8। ये क्या है? फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई हो? 310 रेज़ टू द पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय वेवलेंथ, वेवलेंथ। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, ओके। सो ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, 2 रह जाएगा। सो वेवलेंथ इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 2। तो वेवलेंथ अगर वो पूछते हैं तो वो क्या है? 10 रेज़ टू द पावर 2, मतलब 100 उसका वेवलेंथ होगा। तो वेव नंबर किस तरह फाइंड करेंगे?
वेव लेंथ इज इक्वल टू 1 ओवर वेव नंबर और वेव नंबर इज इक्वल टू 1 ओवर वेव लेंथ। क्लियर है? सो वेव नंबर इज इक्वल टू वेव लेंथ कितनी है 10⁻⁻² +2। क्लियर? इससे आंसर हमारा 0.01 आएगा। क्लियर है? इसका पर मीटर है चूँकि। क्लियर है? तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे। देखें सिंपल वो फ्रीक्वेंसी दे चुके हैं, वेव नंबर फाइंड कर, वेव लेंथ इससे फाइंड कर सकते हैं और वेव नंबर भी फाइंड कर सकते हैं। ये थी 40। ओके, इसके बाद बढ़ते हैं 41 की तरफ। अच्छा, 41 में वो क्या कह रहे हैं? 41 द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल इंक्रीज्ड बाय। एक देखिए ये एक इलेक्ट्रॉन है, इनकी मोशन किस तरह हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा, अब हम आप लोग जानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस क्या हो, ये डिस्टेंस कम हो तो इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तेजी से मूव करेगा। क्लियर है? सो ऑप्शन देखते हैं। देखिए इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जब डिस्टेंस कम होती है तो अट्रैक्शन मतलब ज़्यादा होती है, और जी अट्रैक्शन ज़्यादा होने के साथ साथ ये सेंट्रीपिटल फोर्स, जिसके दरमियान जो सेंट्रीपिटल फोर्स होती है वो भी ज़्यादा होती है। ओके, सो डिक्रीज डिस्टेंस बिटवीन द शेल एंड न्यूक्लियस। बिल्कुल, जब हम शेल और न्यूक्लियस के दरमियान डिस्टेंस को कम करते हैं तो ये स्पीड बढ़ती है। क्लियर? लेकिन अगर हम इंक्रीज कर लें तो स्पीड कम होती है। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि व्हेन वी डिक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड शेल द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन और द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल आल्सो इंक्रीजेस। सो 42 की तरफ बढ़ते हैं। 42 सो 42 में वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियस ऑफ एन एटम। क्लियर है? सपोज ये रेडियस ऑफ एटम है तो इसके लिए कौन सा जुमला वो कह रहे हैं कि ठीक होगा। देखिए मैं ये ड्रा करना चाहता हूँ और आप लोग खुद से सोचें। देखें वो कह रहे हैं कि देखिए ये सपोज पॉजिटिव है। क्लियर? और ये हमारे साथ शेल्स हैं। तो देखिए ये R1 है, R2 है, R3 है। क्लियर है? अच्छा, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि आया ये R3 माइनस R2 ये क्या ग्रेटर देन R1 है? क्लियर है? तो चलो देखते हैं ये R1 कितना है। R1 है 0.529 है, मे बी 0.529 एंगस्ट्रॉम इज इक्वल टू R1। क्लियर है? अच्छा ओके, सो देखिए क्वेश्चन कुछ यूं है कि ये R3 माइनस R2 ये इससे ग्रेटर है या R3 माइनस R2 ये इससे लेस है या इसके बराबर है। R3 माइनस R2 बराबर है R1 के, तो कौन सा करेक्ट होगा? हम लोग जानते हैं कि देखिए जो हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, जो हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं, इन शेल्स के दरमियान फासला बढ़ता जाता है, फासला बढ़ता जाता है। क्लियर है? तो लेट्स सपोज या इसे देखें, इसके और इसके दरमियान जो फासला इसे मैं R1 कहता हूँ, डेल्टा। देखिए इससे मैं ड्रॉ करता हूँ। चलो यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है उसी में डेल्टा R1 से, यहाँ से यहाँ तक का फासला इसे मैं डेल्टा R2 से, यहाँ से यहाँ तक का फासला इसे मैं डेल्टा R3 से, यहाँ से यहाँ तक का फासला डेल्टा R4 से, एंड यहाँ से यहाँ तक का फासला डेल्टा R5 से। क्लियर? इसे शो करता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि डेल्टा R5 इज ग्रेटर देन, मतलब 4 और 5 के दरमियान जो फासला है वो ज्यादा है डेल्टा R4 से। 4 क्लियर है? 4 क्लियर है? डेल्टा R5 देखिए ये और ये फासला ज्यादा है इस और इसके फासले के मुकाबले में, ये और ये फासला ज्यादा है। मतलब ये है कि ये ज्यादा है डेल्टा R3 से और ये ज्यादा है डेल्टा R2 से और वो ज्यादा है डेल्टा R1 से। कहने का मतलब ये है कि जो हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं दो शेल्स के दरमियान फासला बढ़ता जाता है। क्लियर है? सो ये था किस चीज का आंसर, ये था रेडियस का आंसर। तो देखिए जो हम मतलब ये है यहाँ पर दिस वन इज करेक्ट। क्लियर है? क्योंकि इस तरतीब से आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि ये फासला इससे ज्यादा ये और इससे ज्यादा हम जो हम न्यूक्लियस से दूर चले जाते हैं दो शेल्स के दरमियान फासला बड़ा होता है रेडियस वन से। क्लियर है? ओके, सो नेक्स्ट करते हैं क्योंकि हमारे साथ जो फार्मूला है वो भी इस तरह है स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.529 एंगस्ट्रॉम।
टू 9 आर्मस्ट्रॉन्ग। सो ये जो हम चले जाते हैं न्यूक्लियस से दूर, दो शेल्स के दरमियान जो फासला होता है वो बढ़ता जाता है। ये तो क्लियर होगी इस मिसाल से। अच्छा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि द डिस्टेंस बिटवीन द टू शेल्स इंक्रीजेस एज वी गो फार अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। क्लियर है? ये एमसीक्यू नंबर 42 थी। अच्छा, एमसीक्यू नंबर 43 की तरफ बढ़ते हैं। एमसीक्यू नंबर 43 उसमें कुछ यूँ लिखा है कि इफ 35 जूल पर एटम कन्वर्ट इनटू किलो पर मोल। ठीक है, 35 जूल पर एटम है उनको किलो पर मोल में कन्वर्ट करो। नहीं, आसान सा तरीका है, हम जानते हैं 1 किलो जूल इज इक्वल टू 1000 जूल। क्लियर है? सो डिवाइड बोथ साइड बाय 1000। देखिए तरीका तो आसान है लेकिन मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10 raised to the power -3 किलो जूल। क्लियर है? यहाँ पर जूल की कीमत पुट कर लें तो 35 जूल या ये भी जूल है ये भी जूल है। क्लियर है? इसकी कीमत पुट कर लें तो यहाँ पर ये आ जाएगा। ओके, अच्छा, पर एटम में एटम नीचे लिखा हुआ है तो देखिए इसकी वैल्यू भी हम पुट करते हैं। हम जानते हैं इसको हम किलो जूल पर मोल भी लिखेंगे, किलो जूल पर मोल। ये किलो जूल का बहुत सदा है लेकिन अब हम मोल की कोशिश करते हैं। मोल लगाना चाहते हैं। हम जानते हैं कि 1 मोल इज इक्वल टू 6.023 10 raised to the power 23 एटम्स। ओके, सो बोथ साइड पर हम 6.023 10 raised to the power 23 से डिवाइड करते हैं, ये भी डिवाइड करते हैं। सो ये कैंसिल 1 एटम 1 divided by this। क्लियर है? सो 1 एटम इज इक्वल टू 1 by 6.023। क्लियर है? देखो 1 एटम raised to the power 23 1 एटम तो इस सब मल्टीप्लाई करें और इन दोनों को कंबाइन करें तो हम इसके तरह ग्राइंड कर देगा। आसान है। 35 जूल पर एटम इसके लिए देखो ये मेरे सब जो अच्छा तो एक एटम बराबर होता है 1